Hello and welcome to Exam Sastra. Today we'll discuss about the current affairs of 7th, 8th and 9th of December. So ये रहे हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज. यहाँ पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं. तो दिस इज आवर SSC and state government faculty team and this is the faculty team for APSC and the first topic is about strong policies led to decline in crime. It is important from GS paper 1 society point of view and also governance point of view GS paper 2. ठीक है. तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है पर्सपेक्टिव से. और यहाँ पे अगर बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी भी स्टेट में, ठीक है, अगर किसी भी एरियाज में आई एम सो सॉरी लाइक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हो या फिर सेंट्रल लेवल में ही क्यों ना हो, तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज अगर होते हैं तो बहुत सारे क्या होता है कि क्राइम रेट ये कम होता रहता है. तो ऐसा उनका कहना है. तो ही सेड दैट strong and non-compromising policies beside a fast-paced development. ठीक है, fast-paced development से मतलब beside of this fast-paced development अगर strong and non-compromising policies है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, it will lead to a improvement in the crime and law and order situation in the state which has been reflected in the recently released National Crime Records Bureau data. So recently जो NCRB का डाटा आया है तो वहां पे ये देखने को मिला है कि असम में क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है. एंड वो उनका कहना है कि बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसीज along with the besides the fast paced development ये यहाँ पे संभव हो पाया है. ठीक है. तो एनसीआरबी का डाटा क्या है देखेंगे, जो मेजर फैक्ट्स है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे. ठीक है. नाउ इनका कहना और क्या है कि देखिए और एक बात यहाँ पे लिखा है कि आसाम इज नॉट अमंग्स द टॉप 5 स्टेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन व्हिच ड्रॉप्ड बाय 51%. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना क्या कमा है. ठीक है, कम हुआ है. नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब वो उस सारे ऑफेंसेस जहां पे कोई भी एक पुलिस स्टेशन की जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, वो विदाउट एनी किसी भी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. ठीक है. तो वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. जैसे मान लीजिए रेप, मर्डर हो गया. ठीक है. तो इन सारे केस में थेफ्ट, ठीक है, इन सारे केसेस में इन सारे केसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है. तो इन केसेस में ऑफिसर इंचार्ज क्या कर सकते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं. ठीक है. तो वहां पे कोई भी मजिस्ट्रेट का पावर यहाँ पे मतलब उनका जो भी आदेश है उसके बिना ही एक ऑफिसर इंचार्ज किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि असम में कितना प्रतिशत केसेस कम हुआ है, 48%. ये याद रखिए 48% केसेस जो है क्राइम जो है वो कम हुआ है. अप्रोक्सीमेटली अबाउट अगर एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली लिखिएगा 69,000 केसेस इन 2022. ठीक है. अगर यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखना है, ठीक है, जो एनसीआरबी का डाटा है तो वहां पे कितना केसेस लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है, रजिस्टर हुआ है 68,937, इसीलिए 69,000 यहाँ पे लिखा गया है. और अगर पिछले साल के डाटा देखिए, ये तो 2022 का है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा 1,33,239 केसेस वहां पे रजिस्टर हुआ था. ठीक है. सो ये जो केसेस है, आउट ऑफ दिस केसेस जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी के तहत कितने सारे केसेस को रजिस्टर किया गया, उसमें भी डिक्लाइन ट्रेंड दिखने को मिल रहा है. 2021 में ये 1,19,000 था और लास्ट ईयर जो है 2022 में 59,000 है. तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के कारण ही ये जो क्राइम रेट है ये कम हुआ है असम में. ठीक है. अब एक बात है, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या याद रखना है. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 48%, नियरली अप्रोक्सीमेटली आपका अगर बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 69,000 2022 में, और 2021 में ये 1,33,000 के आसपास था. ठीक है. 1.3 लाख के आसपास ये था. तो ये हो गया अबाउट एनसीआरबी डाटा. लेकिन इसके साथ साथ और सारे कुछ डाटा यहाँ पे है. ठीक है. और 2-3 फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है. जैसे पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है, 194. ठीक है. 194 कॉग्निजेबल क्राइम्स पर 1 लाख पॉपुलेशन हैव टेकन प्लेस इन असम लास्ट ईयर. ठीक है. साथ साथ में आपको अगर याद रखना है तो आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट, असम रिकॉर्डेड 1984 cases
of assault on women including 216 cases of sexual harassment। टोटल जो केसेस है वो केसेस आपका आया है women के खिलाफ में, women के अगेंस्ट में जो भी केसेस है, ठीक है, assault of women 1984 केसेस आए हैं नारी निर्যাতন বুলি যাক আমি কওঁ, ঠিক है। और उनमें से क्या है 216 केसेस जो है वो सेक्सुअल हैरासमेंट की है, মানে 216টা केस কিহৰ লগত জড়িত, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে। নাও দ্য স্টেট অলসো উইটনেস 5246 কিডন্যাপিং অফ পিপল ইন 4560 ইনসিডেন্টস, প্ৰায় 4500 ইনসিডেন্টত 5200 মানুহ কিডন্যাপ কৰা গৈছে, व्हिच इज हाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे और एक केसेस मिलेगा, 216 तो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और एक केसेस यहाँ पे आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या याद रखना है, 194 याद रखना है पर लैक ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे केसेस रजिस्टर हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है, कॉग्निजेबल क्राइम्स या फिर ऑफेंस का। उसके साथ साथ में अगेंस्ट वीमेन 1984 केसेस रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। और आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट आपका जो है it is said that there were 204 victims in 108 cases, 1470 victims in 1113 cases of rape and 283 victims of 253 cases of attempt to rape। तो ये देखिए ये जो आंकड़ा आया है ना ये बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी अगर जब डेवलप करेंगे ना तब ये सब भी केसेस कम होता रहेगा, ठीक है। बाकी जो है आप यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला अगेंस्ट वीमेन आप लोग याद रखिए अलॉन्ग विद आपका जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज अबाउट 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज में क्या है देखते हैं कि ऑब्जर्विंग दैट सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय इंसर्जेंसी एंड वायलेंस, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड दैट the government must be given latitude and leeway to make adjustment necessary to save the nation। कुछ ऐसे गवर्नमेंट को की बोलोगे यहाँ से लैटिट्यूड एंड लीवे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि पावर देना है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देना है ताकि वो लोग एडजस्टमेंट कर पाए टू सेव आवर नेशन, ठीक है। तो और एक जो है यहाँ पे और एक बात सामने आया है, अगले जो नेक्स्ट डे में और एक न्यूज आया था कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कुछ डाटा मांगा है, ठीक है। तो क्या क्या मांगा है, ठीक है, क्या एग्जैक्टली न्यूज में था ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले मंगलवार को ये वर्डिक्ट आने वाला है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नोटेबल होगा रिगार्डिंग 6 से। नाउ देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्वायर्ड अबाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हु एक्वायर्ड सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इंप्लीमेंटेड आफ्टर द आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड इंप्लीमेंट होने के बाद जो ये 6A को इंसर्ट किया गया था उसके तहत ये 6A মানে আধাৰত কিমানজন ব্যক্তিয়ে কিমানজন ইন্ডিভিজুৱেলে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে সেই কথাটোৰ বিষয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া সুধিছে, ঠিক है, মানে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। দে হ্যাভ ইনকোয়ার্ড अबाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, हु हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप अंडर दिस प्रोविजन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इंप्लीमेंटेड आफ्टर द आसाम अकॉर्ड। एंड दिस प्रोविजंस क्या प्रोविजन है 6A में क्या है एग्जैक्टली कि ये ना किसी को भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, जो असम जो लोग आए थे बेसिकली बिटवीन 1 जनवरी 1966, क्योंकि आप सभी को मालूम है 1965 में इंडो पाक वार हुआ था, तो इसीलिए 1966 जनवरी 1 को डेट रखा गया। उसके बाद 25 मार्च 1971 के बीच में, क्योंकि इस टाइम में फिर से क्या हो जाता है 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार होता है, एंड इस दोनों ही इंसिडेंट के टाइम पे इलीगल माइग्रेशन असम और वेस्ट बंगाल तक बहुत लोगों ने किया था। ना ये जो 65 टू 71 का जो टाइम है इसके बीच में बहुत सारे लोग इंडिया आए थे, ठीक है, एंड दे अप्लाइड टू, ठीक है, दे अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। आई एम सो सॉरी, लाइक अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दिस प्रोविजन दे कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप, जिन लोग इस टाइम के बीच में इंडिया आए थे।
The court hearing challenges to the provisions highlighted in the historical context, considering India's role in the creation of Bangladesh during the war. The Chief Justice noted that Section 6A addresses not just illegal immigration but the humanitarian aspect connected to historical events. तो Section 6A এইটোৱে অকল মানে এড্ৰেছ কৰা নাযায়, just illegal immigration ইস্যুটো এড্ৰেছ কৰা নাযায়, but because of the historical events like the 65 and 71 war, ঠিক আছে, তাৰ হিচাপত হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত যে এই সিটিজেনশিপটো দিয়া গৈছিল সেই সময়খিনিৰ বাবে সেটো এই 6A এড্ৰেছ কৰে, ঠিক আছে। The petitioner, okay, बात है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट कनेक्टेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब यहाँ पे वार की बात हो रहा है, ठीक है। नाउ द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द प्रोविजन बाय नॉट प्रोटेक्टिंग दोज अराइविंग आफ्टर एट्रोसिटीज में अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ लॉ। और ये भी बोला गया है, जो भी पिटिशनर्स है, जिन लोगों ने पिटिशन फाइल किया है, उन लोगों ने बोला है द प्रोविजन by not protecting those arriving after atrocities, मतलब ये एट्रोसिटीज होने के बाद 71 के बाद जो लोग आए हैं उन लोगों को अगर नहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, ऐसा उन लोगों का कहना जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, ठीक है ना। एग्जैक्टली देखते हैं, आइए 6A क्या है। ऑलरेडी मैंने बोला है 6A इज ए स्पेशल प्रोविजन इंसर्टेड इनटू 1955 सिटीजनशिप एक्ट in furtherance of memorandum of settlement called Assam Accord। जेतिया आसाम एकॉर्ड साइन करा गया, जब साइन किया गया था उसके बाद 1955 वाले एक्ट में क्या करा गया, 6A को इंसर्ट किया गया, ठीक है। 6A को इंसर्ट किया गया टू गिव सिटीजनशिप, ठीक है, टू गिव सिटीजनशिप to those individuals who arrived in Assam prior to between January 1, 1966 to March 25, 1971। तो ये इसके लिए इंसर्ट किया गया, ठीक है, ओके, बाय देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गवर्नमेंट विद द लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट, ठीक है, to preserve and protect the Assamese culture, heritage, linguistic and the social identity. Under 6A, foreigners who had entered into Assam before January 1966 and been ordinarily resident in the state would have all the rights and obligations of Indian citizens। যদি কোনোবা 1966 ৰ আগত আহিছে তেওঁলোকক কি দিয়া যাব, তেওঁলোকক 6A ৰ আধাৰত কমপ্লিট, ঠিক আছে, কমপ্লিট রাইটস দিয়া যাব এন্ড অব্লিগেশন দিয়া যাব, যিখিনি রাইটস এন্ড অব্লিগেশন এজন ইন্ডিয়ান সিটিজেনৰ থাকে, ঠিক আছে। Those who entered between January 1, 1966 to 25th of March of 1971, they would have the same right and obligation except they would not able to vote for 10 years। जो इस बीच में आया है 66 से 71 के बीच में, इन लोगों को बाकी तो सुविधा मिलेंगे लेकिन ये लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे, और 10 साल रहने के बाद ही वो लोग क्या कर पाएंगे, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये 6A में ये लिखा है, ठीक है। असम एकॉर्ड के बारे में अगर बात किया जाए, असम एकॉर्ड जो है वो 1985 में, ठीक है, 1985 में असम एकॉर्ड को क्या किया गया था, साइन किया गया था, ठीक है, आप सभी को मालूम है। नाउ ये उस टाइम में प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है, और हमारे साइड से आसू और असम स्टूडेंट यूनियन AGSP थे, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो ये एकॉर्ड था, ठीक है, इट डिटरमाइंस हु इज ए फॉरेनर इन द स्टेट ऑफ असम। इसका सिंपल सा जो बात है, इट इज अबाउट हु इज द फॉरेनर, ये डिटरमाइन करते हैं असम में। क्लॉज 5 जो है ऑफ असम एकॉर्ड स्टेट्स दैट January 1, 1966 shall serve as the base cut-off date for the detection and deletion of foreigners। तो according to the clause 5 of Assam Accord, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1966 के जनवरी 1 को ही बेसिक कट ऑफ डेट मान लेना हम लोग को चाहिए फॉर डिटेक्शन एंड डिलीशन ऑफ द फॉरेनर्स। But it also contains provision for the regularization of those who arrive in the state after that date and up to till March 24, 1971। तो यहाँ पे ये भी provision है to regularization those citizens or those individuals who arrive in the states after the date and after the date मतलब ये up to till March 24, 1971, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाउ अभी एनआरसी की बात आया है,
ठीक है, ये जो एनआरसी इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951, ये एक रजिस्टर है प्रिपेयर करा गया आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951, ठीक है। हर एक विलेज में किया गया, शोइंग द हाउसेस और होल्डिंग्स इन सीरियल ऑर्डर एंड इंडिकेटिंग अगेंस्ट ईच हाउसेस और होल्डिंग द नाम्बार एंड नेम्स ऑफ द पर्सन स्टेइंग देयर इन। और प्रत्येकটো ঘৰতে মানে এখন এখন ঘৰকে কোনখন ঘৰৰ পাছত কোনখন ঘৰ আছে এনেকৈ ইয়াতে কি কৰা গৈছিলে, সেই সময়ত এই ৰেজিষ্টাৰখন বনোৱা গৈছিলে, ঠিক আছে, based on the census of 1951। আৰু সেই প্ৰত্যেকখন ঘৰত কিমান মানুহ থাকে সেই বিষয়ে ইয়াত ডাটা ৰেকৰ্ড কৰা গৈছিলে। The NRC published only once in 1951 and since then it has not been updated until 2019। The NRC of 1951 and the electoral roll of 1971। तो 1971 और ভোটাৰ তালিকা और एनआरसी 1951 চনৰ एनआरसी मिलाए, ठीक है, यहाँ पे 71 का इलेक्टोरल रोल मतलब अप टू द मिडनाइट ऑफ 24 ऑफ मार्च 1971, ठीक है, मिडनाइट 24 मार्च तक का जो भी इलेक्टोरल रोल है डे टुगेदर आर कॉल्ड लीगेसी डाटा, ठीक है। Persons and their descendants whose names appeared in these documents are certified as इंडियन सिटीजन। तो कोई भी अगर पर्सन या फिर उन लोगों के डिसेंडेंट्स का यहाँ पे अगर नाम है तो ही उन लोगों को इंडियन सिटीजन का दर्जा मिलता है। The next topic is important from GS paper 2 and GS paper 3, International Year of Millet। The topic is important, it is about International Year of Millet। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है, as its 75th session declared 2023, उनके जो 75th सेशन है वहां पे उन लोगों ने लाइक यूएनजी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट फॉलोइंग इंडिया's प्रपोजल। ये प्रपोजल किसके तरफ से आया था, इंडिया की तरफ से आया था। मिलेट्स मिलेट्स क्या है, मिलेट्स जो है ना ये इट इज अ ग्रुप, ठीक है, एक सिंगुलर क्रॉप नहीं है। It is a group of highly variable small seed grasses widely grown around the world as cereal crops or grain for human food and as fodder। Now देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट क्या है। देखिए इंडिया का प्रपोजल एक था टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इन 2023 and it was approved by FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन 2018 में ही FAO ने इसको अप्रूव किया एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसीलिए डिक्लेयर किया 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। दिस वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन फॉर व्हिच इंडिया टुक द लीड, ठीक है। सो दिस वाज एडॉप्टेड बाय ए यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन के तहत इसको एडॉप्ट किया गया था यूएनजीए में, ठीक है। एंड इंडिया इसको लीड कर रहा था एंड इट वाज सपोर्टेड बाय 70 अदर नेशन, ठीक है, करीबन 70 देश ने इसको सपोर्ट किया था इस पर्टिकुलर जो मिशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक जो है अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिलेट टू फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की मिलेट से कितना ज्यादा फूड सिक्योरिटी मतलब फूड सिक्योरिटी में इसका कंट्रीब्यूशन जो है कितना है एंड इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इसको बनाया गया है। साथ साथ में इंस्पायर स्टेक होल्डर्स टू इंप्रूव सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी of millets and focus on enhanced investment in research and development and extension services to achieve the other two aims। तो ये दो जो एम है, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी ऑफ मिलेट्स के लिए एंड आपका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मिलेट्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड मतलब फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही, ठीक है, ये मिशन लाया गया था। इस दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक्सटेंसिव सर्विस भी एनहेंस कराना है, ये भी इसका एक एम है। साथ साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कराना इसका एम है, ठीक है। चौथा एम जो है जो इंपॉर्टेंट है, देखिए मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के हिसाब से मतलब नेशन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर मिलेट्स का अवेयरनेस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो इंडिया में और ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा तो डेफिनेटली इंडियन फार्मर्स को बहुत ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो मिलेट्स में बहुत सारा कुछ है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स। तो ये पर्ल है, ठीक है, फॉक्सटेल है, ठीक है, फिर आपका है फिंगर है, लिटिल है, सोगम है, कोदो, प्रोजो, ठीक है, ये सब है टाइप्स ऑफ मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स है, ठीक है। मिलेट जो है ना, इट इज ए कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू ए नंबर ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस। स्मॉल सीडेड সৰু সৰু सीड থকা एनुअल ग्रासेसক বুজোৱা যায়
इट इज ए फैमिली और इट इज ए कलेक्टिव टर्म, ठीक है, दैट आर कल्टिवेटेड एज ग्रेन क्रॉस प्राइमरली ऑन मार्जिनल लैंड्स इन ड्राई एरियाज इन टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। ये कहाँ पे होता है, देखिए ड्राई एरियाज में होता है। हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान एंड गुजरात के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे मिलेज बहुत ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। फिर आपका जो है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन के रीजन में भी होता है, लेकिन ड्राई कंडीशन प्रिवेल करना पड़ेगा। सम ऑफ द कॉमन मिलेज अवेलेबल इन इंडिया आर रागी, ठीक है, जिसको बोला जाता है फिंगर मिलेट, ठीक है, ये है फिंगर मिलेट। फिर ज्वार, सोरगम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो बाजरा, पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं, ये वाला बाजरा एंड वेरिगा, प्रोसो मिलेट, दिस इज प्रोसो मिलेट। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दिस ग्रेन्स हैज बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये मिलेट्स उगाया गया था ऐसा एविडेंस पाया जाता है। एंड दे वर वन ऑफ द फर्स्ट and were one of the first plants domesticated for food। और इसको क्या किया गया था, पहला ये ऐसा फूड है, one of the those foods जिसको पहली बार के लिए खाने के लिए डोमेस्टिकेट किया गया था। सम ऑफ द कॉमन मिलेट्स अवेलेबल इन इंडिया, मैंने ऑलरेडी बोला, रागी, ज्वार, बाजरा, ठीक है, सामा, लिटिल मिलेट जिसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। नाउ ये सब जो है आई मीन बहुत ज्यादा वैरायटी में इंडिया में पाया जाता है। वेरिगा है, ऑलरेडी मैंने बोला, प्रोसो मिलेट, ठीक है। तो अर्लीस्ट एविडेंस हम लोग को वहां से मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नाउ इसके अगर बात किया जाए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इट इज ग्रोन इन अराउंड 131 countries and it is the traditional food for around 60 करोड़ people in Asia and Africa। करीबन 7 करोड़ लोगों का ये ट्रेडिशनल फूड है। एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड एंड इट अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ एशियस प्रोडक्शन। तो 20-80 का आंकड़ा याद रखिए, 20% हमारे पूरी दुनिया भर में हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं इंडिया, एंड 80% ऑफ एशियस प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। तो इसलिए आप लोग जान सकते हैं कि इंडिया के लिए मिलेट्स को प्रमोट करना कितना बड़ा एक कदम है, ठीक है, कितना लाभजनक एक स्टेप है, ठीक है, तो हमारे लिए लाभजनक है। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए, इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 55% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। For many years, India was a major producer of millets. However, in recent years, the millet production has increased dramatically in Africa. ठीक है, जो भी अफ्रीका में भी ये बढ़ा है। सिग्निफिकेंस क्या है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला ही है। देखिए, ये हाईली न्यूट्रियस है, और सेकेंड जो बात है कि मिलेट्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड न्यूट्रिशनली सुपेरियर टू व्हीट एंड राइस, ठीक है, जहां पे हाई प्रोटीन, फाइबर, विटामिन पाया जाता है, ठीक है, विटामिन पाया जाता है। मिलेट्स आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में मिलेट्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं। रागी की अगर बात किया जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स, ठीक है। मिलेट्स कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जिस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वहां पे मिलेट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड इट एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड वीमेन, ठीक है। और यहाँ पे हाई आयरन कंटेंट, मैंने क्या बोला, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन कंटेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। कैन फाइट हाई प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन इंडिया अमंग द वीमेन, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड इन्फेंट्स के बीच में भी ये आयरन कंटेंट कम होता है, इसके लिए एनीमिया का केसेस बहुत ज्यादा आता है। तो मिलेट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग किसका रोटी खाते हैं, पूरा इंडिया में अगर बात किया जाए तो हम लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन मिलेट्स जो भी है, बाजरा की रोटी, ठीक है, आपका जो बाकी रागी वगैरह का जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो साथ साथ में और एक इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ग्लूटेन फ्री ए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मिलेट्स कैन हेल्प टैकल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ चैलेंजेस सच एज obesity, diabetes, as they are gluten free and have a low glycemic index, a relative ranking of carbohydrate in foods according to how they affect blood glucose levels। तो यहाँ पे डायबिटीज, ओबेसिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जहाँ पे होता है ये एक न्यूट्रिशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से it can provide nutritional security and it act as a shield against nutritional deficiency among children and women basically in case of anemia. ठीक है, highly calcium rich in calcium and magnesium and also rich in protein, fiber and vitamins. ठीक है, तो लेस एक्सपेंसिव भी है. ठीक है, आप अगर जाएंगे बाजार में खरीदने के लिए बहुत कम दाम में ये बिकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक इंडियाज एफर्ट टू प्रमोट मिलेट्स. क्या क्या है देखिए, रीब्रांडिंग एज न्यूट्री सीरियल्स. मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के नाम से भी रीब्रांडिंग किया गया है. ठीक है, एंड ये यूनियन गवर्नमेंट का एक स्टेप्स है. फिर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट. ठीक है, 2018 में ही डिक्लेयर किया गया था इसको. फाओ ने एक्सेप्ट भी किया था, उसके बाद जाके यूएनजीए ने उसको डिक्लेयर किया. ठीक है, नाउ इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन. ए सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बिटवीन 2011 to 2014. द स्कीम इज टू कैटलाइज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इन द कंट्री. ठीक है, मिलेट अंडर पीडीएस. यहाँ पे भी ये देखिए मिलेट अंडर पीडीएस में क्या किया गया है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत एलिजिबल हाउसेस आर एंटाइटल्ड टू गेट राइस. ठीक है, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन एट ₹3, 2 and 1. राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन per kg respectively. So there is a need to shift the focus of distribution program from basic calories to provide a more diverse food basket to improve the nutritional status of preschool children and women of reproductive age. ठीक है, देन आपका जो है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, न्यूट्रिशियस सीरियल्स कंपोनेंट्स फॉर मिलेट्स इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 212 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 14 स्टेट्स. इसके बाद पोषण मिशन लाया गया. मिलेट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड अंडर पोषण मिशन कैंपेन. पोषणৰ আন্ডাৰটো মিলেটছক ইনক্লুড কৰা গ'ল. নেশনাল ফুড সিকিউৰিটি মিশনৰ আন্ডাৰটো মিলেটক ইনক্লুড কৰা গ'ল. পিডিএছৰ এতিয়া লাইক শিফট কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বা এই ক্ষেত্ৰত কৰিছেও. ঠিক আছে, देन स्टार्टअप के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में मोर देन 500 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो मिलेट वैल्यू एडिशन फूड चेन में वो लोग काम कर रहा है. ठीक है, तो ये सब है. ठीक है, न्यूट्री सीरियल की तरह रीब्रांड करना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की तरह इसको प्रमोट कराना, साथ साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में मिलेट को इंक्लूड कराना, पोषण में इंक्लूड कराना, नए नए स्टार्टअप्स आना, तो ये सब तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, the next topic is about quest for simultaneous elections in India, and it is important from GS paper to Indian polity point of view. The source was the Assam Tribune. Why Indians in a move towards electoral reform, the Union government set the wheels in motion in September 2023 by forming a 6-member panel tasked with the mammoth responsibility of exploring the feasibility of simultaneous election for Lok Sabha, state assemblies and local bodies. तो লোকসভা বা স্টেট যিবোৰ আমাৰ স্টেট এসেম্বলিজ আছে, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন বা লোকেল বডি পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ সাইমultaneously কৰাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত কিমান ফিজিবিলিটি আছে. তো 2023 সেপ্টেম্বৰত এখন 6 জনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল. नाउ ये तो न्यूज है, लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है इसमें भी जरा गौर करते हैं. साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ना, इट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ holding elections for the Lok Sabha, the lower house of parliament, state legislative assemblies and local bodies like municipalities and panchayats across the country at the same time. एके সময়তে. ठीक है, These concepts propose to synchronize the electoral cycles of these different tiers of governance. ठीक है, aiming to conduct all elections together, ideally once every 5 years. तो हर किसी अलग अलग जो भी हमारे गवर्नेंस के अलग अलग टीयर्स में इलेक्टोरल साइकिल्स जो है, ये जो जितने भी डिफरेंट साइकिल्स हैं, ठीक है, इलेक्टोरल साइकिल्स, इसको एक ही टाइम पे, ठीक है, तो 5-5 साल के गैप में इसको किया जाए, ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहते हैं. ठीक है, तो ये प्रपोज कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली टू सिंक्रोनाइज करो विचार गोटे इलेक्टोरल साइकिल्स टू. ठीक है, अब 3 डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नेंस लाइक सेंट्रल लेवलत लोकसभा इलेक्शन, राज्यिक लेवलत स्टेट लेजिस्लेटिव एसेम्बली माने विधानसभा इलेक्शन, और तলৰ लेवलत माने लोकल बडी लेवलत माने म्युनिसिपालिटी बा पंचायतर इलेक्शन কৰাৰ কথা
ইয়াতে এই কনসেপ্টত কোৱা গৈছে ঠিক আছে প্ৰপ'জ কৰা গৈছে না হিষ্টৰিকেল সাইমultaneous history of simultaneous elections in India देखिए ना initial 4 general election in India synchronized Lok Sabha and state assembly elections presently Lok Sabha elections align with the assembly polls in Andhra Pradesh Odisha Arunachal Pradesh and Sikkim ठीक है पहले 4 initial general elections तो ऐसे ही हुआ था बाकी इस तरीके से नहीं होता है लेकिन 4 स्टेट्स में जब इन लोगों का जब असेंबली पोल होता है आंध्रा अरुणाचल ठीक है हमारे यहाँ से और एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट है सिक्किम एंड हमारे एक नेबरिंग स्टेट कौन सा है उड़ीसा इन 4 स्टेट्स का जब भी असेंबली इलेक्शन आता है तब लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे ये पड़ते हैं ठीक है एक टाइम पे होता है इन 4 में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अब बेनिफिट क्या है देखिए सीधा बेनिफिट जो है रिसोर्सेस एफिशिएंसी ठीक है अलग अलग लेवल पे ये इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट भी जाता है ठीक है लीडिंग टू सब्सटेंशियल कॉस्ट से ये मतलब अलग अलग पैसा जाता है तो अगर एक टाइम पे होगा सिंक्रोनाइजेशन होगा इट विल लीड टू ठीक है लीड्स टू सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स फॉर द गवर्नमेंट सेकेंड जो है एक तो हो गया रिसोर्स एफिशिएंसी सेकेंड जो है ऑप्टिमाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन साइमल्टेनियस इलेक्शन विद स्ट्रीमलाइन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स मिनिमाइजिंग डिसरप्शन कॉज्ड बाय इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज एंड अलाउइंग ऑफिशियल टू फोकस मोर कंसिस्टेंटली ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट देखिए क्या होता है ना जब इलेक्शन होता है ना इलेक्शन ड्यूटी अभी लगने वाला है तब 1-2 महीना ना कोई भी गवर्नमेंट का जो भी काम है ना ये सब पेंडिंग में चला जाएगा क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लोग किसमें उन लोगों को लगाया जाएगा दे विल उन लोगों को एक इलेक्शन ड्यूटी में ही लगाया जाएगा ठीक है डिप्लॉय उन लोगों को किया जाएगा तब क्या होगा जो जनरल जो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी काम काज है ना वो पेंडिंग में चला जाएगा ठीक है तो रिसोर्सेस एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजिंग और ऑप्टिमाइज एडमिनिस्ट्रेशन होगा साथ में वोटर्स टर्नआउट ज्यादा होगा रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन माइट कॉम्बैट वोटर्स फैटिग एंड इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन ठीक है leading to more representative outcomes and increased legitimacy for elected representatives so আৰু অধিক মানুহে কি কৰিব যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেন্সি কমাই দিয়া যাব তো সকলো মানুহে চাব তেতিয়া কি কৰিব এবাৰে যেটো ইলেকশন আহিব তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব আৰু যেতিয়া আগ্ৰহী হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যে আৰু বেছি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আউটকাম আহিব আৰু মানুহে ভোট কৰিব ঠিক আছে আৰু মানুহে ডেমোক্ৰেসিত পাৰ্টিসিপেট কৰিব আৰু ই কি কৰিব এই যিখন মানে গভर्नमेंट फॉर्म हो ये गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी बढ़ा दी वो सो वोटर्स टर्नआउट ज्यादा होगा ये इन लोगों का कहना है ठीक है साथ साथ में इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी ठीक है इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी व्हेन वोटर्स कास्ट देयर बैलेट्स फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नेंस टुगेदर पॉलिटिशियंस आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस अक्रॉस डिफरेंट टियर्स फोस्टरिंग ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर साथ में रिड्यूस पोलराइजेशन साइमल्टेनियस इलेक्शन कुड पोटेंशियली डिमिनिश द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल कास्ट बेस्ड एंड कम्युनल पॉलिटिक्स बाय ब्रिंगिंग नेशनल इशू टू द फोरफ्रंट thus encouraging more inclusive campaigning and policy making तो बोला गया है कि अगर लाइक साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो पोलराइजेशन जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि जब स्टेट का रीजनल लेवल का और स्टेट का और लोकल लेवल का और सेंट्रल इलेक्शन नेशनल लेवल का इलेक्शन जब होगा ना तो जो बड़े बड़े इश्यूज है वो सामने आएंगे और वहां पे कोई इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है जो पॉलिटिशियंस है उन लोगों का जो भी इन्फ्लुएंस होता है वो कम हो जाएगा ऐसा इन लोगों का कहना है मतलब पोलराइजेशन जो होगा ना तो यहाँ पे पोलराइजेशन जब होगा तो जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो पोलराइजेशन रिड्यूस होगा ही ठीक है सो ये यहाँ पे बोला गया है मतलब कोई भी यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स रीजनल और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ज्यादा ऊपर उठ के नेशनल इश्यू पे भी लोग ध्यान देंगे यही यहाँ पे बोला है ठीक है ना चैलेंजेस क्या है देखिए इतना सरल नहीं है प्रॉब्लम क्या है देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन रिक्वायर्स अमेंडमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या करना पड़ेगा अमेंड करना पड़ेगा আমাৰ সংবিধানখনক কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা যদি কৰিব লগা হয় সাইমল্টেনিয়াস ইলেকশনস তে কিছুমান প্ৰভিজন সংশোধন কৰিব লাগিব চেঞ্জেস ইন টেন্যুৰ প্ৰভিজনস ডিসolution অফ legislative bodies and aligning different election cycles pose substantial legal challenges for example articles such as 83 subclause 2 ठीक है 85 to
172 subclause 1 and 174 subclause 2 govern the duration and dissolution of Lok Sabha and the state assemblies. ठीक है, allowing the premature dissolution under certain circumstances would need repeal for simultaneous elections. ये तो हो गया एसोसिएटेड चैलेंजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रॉब्लम। दूसरा जो है फेडरल कॉन्सर्ट है। इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेट्स विद वेरिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप। हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल लैंडस्केप है, अलग अलग डिमांड है लोगों का, ठीक है, डाइवर्सिटी है। सो एनी मूव टुवर्ड्स साइमल्टेनियस इलेक्शन नीड्स वाइड स्प्रेड कंसेंसस अमंग स्टेट्स व्हिच मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडास, ठीक है। Then also linking general and local body election faced hurdles due to local governance being a state subject, requiring changes in diverse state laws, 56 legal provisions from 28 states, पंचायती राज एक्ट एंड म्युनिसिपैलिटी एक्ट, यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन्स on a large scale poses challenges in procurement, maintenance and ensuring reliability. इसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग लेवल के लिए ये होगा, ठीक है। तो वो एक चैलेंजेस है। दूसरा जो है फेडरल कॉन्सर्न है। और एक क्या प्रॉब्लम है फेडरल कॉन्सर्न में, देखिए हर एक स्टेट का डिमांड अलग है, हर एक स्टेट के लोगों के डिमांड अलग है, डाइवर्सिटी अलग है। सो स्टेट असेंबली पोल और सेंट्रल लेवल पे एक ही टाइम पे अगर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो भले ही कोई चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल पे कोई और गवर्नमेंट आए, ठीक है, जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनके रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कोई दूसरा गवर्नमेंट को वो लोग लाना चाहता है टू गिव मोर फोकस टू देयर रीजनल इश्यूज, तो वहां पे वो क्या हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि अगर एक ही टाइम पे होगा, या तो लोग रीजनल लेवल पे फोकस करेंगे या फिर नेशनल लेवल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों को एक साथ तो आगे लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन जनरल हो सकता है कभी कभार, लेकिन अगर मान लीजिए आसाम का कोई इशू अलग है, ठीक है, और नेशनल लेवल पे मुझे कोई एक्स गवर्नमेंट चाहिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे एक्स गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे, वहां पे मुझे वाई गवर्नमेंट चाहिए, तो लोग वहां पे कंफ्यूजन लोगों को होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। साथ साथ में बाई इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, बाई इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंक्रोनाइजिंग ऑल इलेक्शन माइट इंक्लूड बाई इलेक्शन एंड इलेक्शंस to legislative councils leading a potential gaps in representation and governance. And उसके साथ political landscape, India is a multi-party system involves diverse political ideologies and regional parties. Simultaneous election में overlook regional issues, यही मैंने बोला था, and dilute the representation of smaller or regional parties. So smaller regional parties का representation जो होगा ना वो dilute हो सकता है, मैंने exactly ये बोला था। तो constitutional issues है, amendments है, technology को upgrade करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप इतना ज्यादा वास्ट है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, इट कैन और इट मे ओवरलुक रीजनल इश्यूज, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। और लाइक क्या बोलते हैं इसको, बाई इलेक्शन भी तो कराना पड़ेगा ना, कुछ मान लीजिए कुछ स्टेट में सरकार गिर गया तो वहां पे क्या होगा, फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो अचीविंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया रिक्वायर्स ए मेजर्ड कंसल्टेटिव अप्रोच बैलेंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डाइवर्स रीजनल डायनामिक्स। इंक्रीमेंटल स्टेप्स, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन एंड एडप्टेबल फ्रेमवर्क्स कैन पेव द वे फॉर ए सिंक्रोनाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस दैट respects federal structures while enhancing administrative efficiency, ठीक है। तो ये था about simultaneous elections, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि simultaneous election refers to the idea of holding election for the Lok Sabha, state assemblies and local bodies across the country at the same time, ठीक है। तो ये सेम टाइम में होगा। And the concept proposes to synchronize the electoral cycles, ठीक है, ये जो पूरा electoral cycles है of these three different tiers of governance aiming to conduct all elections together, तो ideally once every 5 years। तो ये था लाइक जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है जिसका डिमांड बहुत साल से हो रहा है,
तो आने वाले टाइम पे देखा जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडीआर एंड एसआई पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस वॉलीबॉल टीम मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बिगिन इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इस बार जो है फेडरेशन इंटरनेशनली दी वॉलीबॉल जो FIVB है, मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, इट कमेंस्ड एट द कोरामंगला इंडोर स्टेडियम इन बेंगलुरु। तो इस बार जो वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कहां पे हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, एंड इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन इंडिया। द 5-day tournament will see 6 teams compete for the top honors, and Prime Volleyball League Season 2 Championship Ahmedabad Defenders will become the first Indian team to feature in the competition। हमारे इंडिया से कौन सा टीम पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 2 चैंपियन जो है अहमदाबाद डिफेंडर्स। तो जो हमारे यहाँ का एक लीग है प्राइम वॉलीबॉल लीग, ठीक है, प्राइम वॉलीबॉल लीग का सीजन 2 का चैंपियन था अहमदाबाद डिफेंडर्स, यही लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएई's मोहम्मद अल रमसी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ WRC 23। Sunday the United Arab Emirates मोहम्मद अल रमसी, ठीक है, has been appointed as the chairman of World Radio Communication Conference 2023। So World Radio Conference Communication कहाँ पे हो रहा है, I mean ये जो है हाँ ओके, सो ये कहाँ पे हो रहा है, दुबई UAE में हो रहा है, ठीक है। तो दुबई में ये हो रहा है वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023, इसको भी याद रखिएगा। एंड WRC इज ऑर्गेनाइज बाय, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU कंडक्ट कराते हैं एवरी 4 ईयर में टू रिवाइज द ग्लोबल यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो मोहम्मद अल रमसी के बारे में याद रखिए और अबाउट वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में याद रखिए, कहाँ पे हो रहा है एंड कौन कंडक्ट करा रहा है, ITU एवरी 4 ईयर में ये कॉन्फ्रेंस होता है। The next topic is about Inno Yodha 2023 for Innovative and Modernization। इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम होस्ट किया है। द इंडियन आर्मी टुडे आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन एंड सेमिनार इन्नो योद्धा 2023 यहाँ पे क्या क्या है ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी ने। द इवेंट एम्ड एट सिग्निफाइंग द इंपॉर्टेंस अकॉर्डेड by the Indian Army in embracing modernization and pursuing technologies and advancements through Indianization। Chief of the Army Staff General Manoj Pandey, ठीक है, Manoj Pandey encourages, he is the Chief of Army Staff, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी, जनरल मनोज पांडे। एनकरेज द थिंकिंग वॉरियर्स इन द इंडियन आर्मी टू कंटिन्यू कॉन्सेप्चुअलाइजिंग प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द नेशन एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन मतलब इंडिजिनाइजेशन करने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए, आर्मी में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए ही ये प्रोग्राम जो था ये चलाया गया था, ठीक है। Next topic is about Indian women Akshata at NASA on Mars rover mission। Dr. Akshata Krishnamurthy is the first Indian citizen to operate the Mars Perseverance rover and currently works for NASA as the mission science phase lead for the NASA ISRO synthetic। The scientist had traveled to the US 13 years ago for higher studies and faced numerous challenges as she carved out a space for herself। The rocket scientist obtained her master's from the University of Illinois Urbana-Champaign before pursuing a doctorate at MIT, ठीक है। The next topic is about Delhi government launched motor vehicle aggregator scheme। So Delhi गवर्नमेंट का एक स्कीम था जो एक लॉन्च किया गया है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम। इसके बारे में देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम। द स्कीम मैंडेट्स ए कंप्लीट ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम में क्या किया गया है कि कंप्लीट जो है ट्रांजिशन किया जाएगा टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर ऑल कैब एग्रीगेटर्स एंड डिलीवरी सर्विस। डिलीवरी सर्विस एंड कैब एग्रीगेटर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये ट्रांजिट किया जाएगा, इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम लाया है, ठीक है। द पॉलिसी अप्लाइज
by 2030 the policy applies to all aggregators offering passenger transport services in Delhi. तो जो कोई भी एग्रीगेटर्स, जो कोई भी कंपनीज है, दोज हु आर ऑफरिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन दिल्ली, उन लोगों के लिए अप्लाई होगा. एंड इट आल्सो इंक्लूड्स दोज एंगेज इन डिलीवरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स डिलीवरी. जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्स महापरिनिर्वाण दिन ए पब्लिक हॉलिडे इन मुंबई, ये किसके किसको कमेमोरेट करने के लिए ये दिवस मनाया गया है, महापरिनिर्वाण दिवस. इट इज टू ट्रिब्यूट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. ठीक है. एंड दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए पब्लिक हॉलिडे इन मुंबई एंड इट्स सबर्ब्स एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस. ठीक है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये महापरिनिर्वाण दिवस या फिर दिन, महापरिनिर्वाण दिन किसके मेमोरी में इसको डिक्लेयर किया है सेलिब्रेट करने के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के डेथ एनिवर्सरी में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र.